बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 17th लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स वन का। और इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी डिराइव द Euler-Lagrange equation, or simply we may refer it as Lagrange equation. क्या है ये Lagrange equation? ये जब हम पार्टिकल्स या रिजिड बॉडीज की मूवमेंट की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो हम आमतौर पे न्यूटन्स लॉज को रेफर करते हैं। और ये स्टडीज जो है ये आमतौर पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के तहत जो है वो की जाती है। लेकिन जब हम ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कोई पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो फिर हम थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करते हुए। तो इसके लिए हम कोई अल्टरनेटिव अप्रोच जो है वो अप्लाई करते हैं। और वो अल्टरनेटिव अप्रोच जो है वो कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और मल्टीपल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स के लिए वो ज़्यादा एप्लीकेबल है। और ऐसी अप्रोच जो है वो जो रिजल्ट्स देती है हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन के जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं दीज आर लैग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो किस तरह की सिस्टम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जैसे कोई बीट किसी वायर पे स्लाइड कर रहा हो, या जो है कंपाउंड पेंडुलम की मूवमेंट होती है जिस तरह, इसी तरह की और कौन सी मोशन हो सकती है? मसलन एटवुड मशीन है, ठीक है। इस तरह की मोशंस को हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग लैग्रांज इक्वेशन। लैग्रांज इक्वेशन को आप कह सकते हैं दैट इज एनालोगस इक्वेशन टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये कोई नई थ्योरी नहीं पेश करती है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एप्लीकेशन का स्पेक्ट्रम वाइड है। जहाँ जहाँ हम इनकन्वीनियंस फील करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने में, वहाँ वहाँ ये लैग्रांज इक्वेशन जो है दे वर्क वेल। तो हम पढ़ लेते हैं ये क्या है। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड rigid bodies is governed by Newton's laws. In this section, we will derive an alternate approach, placing Newton's laws into a form particularly convenient for multiple degrees of freedom systems or systems in complex coordinate systems. तो जिसमें मल्टीपल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हूँ इन्वॉल्व ऐसे सिस्टम की मोशन में, और कौन सा सिस्टम जिसमें कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो इन्वॉल्व हों, वहाँ पे हम आमतौर पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने में मुश्किलात फील करते हैं। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे हम लैग्रांज इक्वेशन जो है उनको प्रेफर करते हैं। दिस अप्रोच रिजल्ट्स इन अ सेट ऑफ इक्वेशंस कॉल्ड लैग्रांज इक्वेशन। They are the beginning of a complex, more mathematical approach to mechanics called analytical dynamics. अब ये अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये दो अप्रोचेस, न्यूटन्स अप्रोच और लैग्रांजेस अप्रोच जो है ये कोई दो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल कंपैटिबल फॉर्म्स हैं एक दूसरे की। एक ही कंसेप्ट होता है। आप कह सकते हैं न्यूटन्स लॉज को एक नई शेप देते हैं, और उन नई शेप्स को हम कह देते हैं दीज आर लैग्रांज इक्वेशन। These two approaches, Newton's law and Lagrange's equations, are totally compatible. No new physical law results for one approach versus the other. कोई नई थ्योरी नहीं हमें हासिल होती है। एक अप्रोच हम जो है लैग्रांज अप्रोच अप्लाई करें या न्यूटन्स अप्रोच अप्लाई करें, तो इसमें कोई ऐसी थ्योरी हमें जो है वो नहीं मिलती है जो इनकम्पैटिबल हो, और इससे कोई नई डायनामिक्स जो है वो हमें हासिल हो रही हो, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इक्वेशन इनटू एन अदर फॉर्म। Many have argued that Lagrange's equations based upon conservation of energy are a more fundamental statement of the laws governing the motion of particles and rigid bodies.
लैग्रांजेस इक्वेशन जो है इनको जब हम कंसीडर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर वे ये है कि हम सिस्टम की एनर्जी की कंजर्वेशन को जो है वो फॉलो करें और इस तरह से हम उसकी डायनामिक्स या मोशनल जो पैरामीटर्स हैं वो हम डिराइव करें बाय टेकिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनटू कंसीडरेशन। तो इस तरह से हम लैग्रांज इक्वेशन को जो है वो यूज कर सकते हैं टू स्टडी द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडीज। अब हम डिराइव करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लैग्रांज इक्वेशन कैसे डिराइव होगी ये देखना है हमने। we begin by considering the conservation equations for a large number of particles in a conservative force field using Cartesian coordinates of position xi. For this system we write the total kinetic energy as। अब देखिए हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम में और हम उसकी जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की जो सपोजिशन है उसके तहत हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन जो है वो ले आना चाह रहे हैं। तो वो कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को? काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे T से और कहेंगे समेशन n इक्वल टू 1 to m हाफ mi xi डॉट स्क्वायर। अब ये जब I पे हम इंटीग्रल लगाएंगे तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे और ये n इक्वल टू 1 to m ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 है तो इसका मतलब लीनियर मोशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो प्लेनर मोशन हो सकती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है तो फिर क्या होगा, फिर स्पार्शियल मोशन हो सकती है। तो यहाँ से हम अंदाजा कर सकते हैं वेयर m इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। For particles traveling only in one direction, only one xi is required to define the position of each particle। यूनिडायरेक्शनल मोशन होगी और इसमें हम एक कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, वो प्रेफरेबली हम x कोऑर्डिनेट को कहते हैं कि ये हम यूज करेंगे। xi will be the coordinate representing the position of ith particle in the direction of x-axis, so that the number of degrees of freedom m will become equal to n। अब अगर हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं और तीनों x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पार्टिकल्स भी 3 हो गए और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी 3 होगी क्योंकि हर पार्टिकल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फॉर पार्टिकल्स traveling in 3 dimensions each particle requires 3 xi coordinates। अब अगर स्पार्शियल केस ऑफ मोशन है तो उसमें एक पार्टिकल जो है वो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पोजेस कर सकता है, अल्टीमेटली 3 रखेगा उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होंगी। तो फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो m है इस n है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और m क्या है, m इज रिप्रेजेंटिंग द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब अगर पार्टिकल 1 है और उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है तो m 3 के बराबर हो जाएगा। पार्टिकल 2 है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, हर एक पार्टिकल की तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह 3 पार्टिकल्स हैं और हर एक की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो m जो है वो 9 हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं m will become equal to 3 steric n या 3 multiplied by n। Here n is number of particles, m is degrees of freedom। The momentum, अब ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। यहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम यूजिंग यूनिडायरेक्शनल वेलोसिटी। ये xi डॉट है, डॉट इज dx ओवर dt, ये टाइम डेरिवेटिव है x कोऑर्डिनेट का, x डॉट dx ओवर dt। अब हम मास को और वेलोसिटी को जो है वो क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज करके हम किसकी एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की। T इज इक्वल टू हाफ mi xi डॉट स्क्वायर। अब
जब इससे हमें मोमेंटम की एक्सप्रेशन चाहिए होगी इसी एक्सप्रेशन से, तो हम क्या करेंगे? हमें मोमेंटम के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मास चाहिए होता है और वेलोसिटी चाहिए होती है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का स्केयर है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम एक वेलोसिटी जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाने की तगोदौ करेंगे, ताकि हम इस राइट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन को कह सकेंगे ये मोमेंटम दे रहा है। वो कैसे ले जाएंगे हम देखते हैं आगे। The momentum of a given particle in a given direction can be obtained by differentiating this expression with respect to the appropriate xi coordinate. Appropriate xi coordinate कौन सा होगा? यहाँ पे देखें, ये एक्सप्रेशन जो है, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ xi, दिस इज फंक्शन ऑफ xi डॉट। xi डॉट इसमें इन्वॉल्व है, xi नहीं इन्वॉल्व। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, xi से डिफरेंशिएट करें भी तो वो जीरो देगा, जो डिफरेंशियल होगा वो जीरो देगा। क्यों? क्योंकि xi है ही नहीं इसमें, डेरिवेटिव इसका लिया ही नहीं जा सकता। xi डॉट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो नॉन जीरो वैल्यू देगी। हम देखते हैं कि ये जो अप्रोप्रिएट xi कोऑर्डिनेट है, ये बेसिकली xi डॉट की बात कर रहा है। दिस गिव्स द मोमेंटम pi फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इन दिस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। कैसे? यहाँ पे देख सकते हैं हम, पार्शियल t ओवर पार्शियल xi डॉट जो है ये pi के बराबर होगा। क्या हुआ? बेसिकली हम यहाँ से एक xi जो है वो अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा करें, पार्शियल t ओवर पार्शियल xi डॉट यहाँ पे लिखें, और ये जो है 2 xi डॉट देगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, mi xi डॉट बच जाएगा, और वो जो mi xi डॉट होगा वो क्या होगा? मोमेंटम होगा। तो हम कहते हैं पार्शियल t ओवर पार्शियल xi डॉट, दिस विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम pi ऑफ आयत पार्टिकल। अब ये एक्सप्रेशन हमें मिल चुकी, इसको हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू mi xi डॉट, mi xi डॉट। अब mi xi डॉट का अगर टाइम डेरिवेटिव ले लें फिर से हम दोबारा से, एक तो xi डॉट का मतलब अंडरस्टूड है कि एक टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है xi का, तो जब डबल टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम उसको लिखेंगे mi xi डबल डॉट, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, पार्शियल t और पार्शियल xi डॉट एज इट इज आ जाएगा, और एक टाइम डेरिवेटिव और ले लेंगे हम इसका, d ओवर dt इज इक्वल टू mi xi डबल डॉट। अब यहाँ पे ये xi डबल डॉट जो है ये एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और xi डॉट जो था वो क्या था? लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन 2 है, और इसको कह देते हैं दिस। देन हम कहते हैं कि ये ma हो, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हो, और ये बाय न्यूटन सेकंड लॉ इसको हम नेट फोर्स का नाम देते हैं। दिस मे बी रेफर्ड एज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द आयत पार्टिकल। तो फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, जैसा कि हम इनिशियली सपोज कर चुके, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का केस है जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सप्रेस कर रहे थे ऑन प्रीवियस पेज। द फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय द डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एट द पार्टिकल पोजीशन इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। अब अगर हमारे पास लीनियर केस है, xi कोऑर्डिनेट हम यूज कर रहे हैं, और पोटेंशियल और फोर्स को रिलेट करवाना है आपस में, तो हम जानते हैं कि जो पार्शियल v ओवर पार्शियल xi विद नेगेटिव साइन होगा, ये नेट फोर्स देगा आयत पार्टिकल पे। हम पहले ग्रेडियंट और फोर्स की बात कर चुके, कैसे नेगेटिव साइन आता है। अब Fi is equal to minus partial v over partial xi, ये इक्वेशन 4 हो गई। ये v क्या है? दिस इज पोटेंशियल, और xi क्या है? ये वो कोऑर्डिनेट है जो x एक्सिस पे आयत पार्टिकल को जो है वो उसकी मोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। और Fi क्या है? दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द आयत पार्टिकल। अब न्यूटन सेकंड लॉ के तहत हम कह सकते हैं कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम कैन आल्सो बी रेफर्ड टू द
इम्बैलेंस्ड फोर्स, या हम कह सकते हैं नेट फोर्स जो है वो टाइम डेरिवेटिव ऑफ द लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम एफ आई लिख सकते हैं, ये पी आई है और उसका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे टी ओवर डी टी इंटू, और इसको कह देते हैं दिस आवर इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ देख चुके हैं फोर्स इसके भी बराबर है, फोर्स इसके भी बराबर है और फोर्स इसके भी बराबर, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एम आई एक्स आई डबल डॉट माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आई, ये सारी की सारी क्या है, ये इम्बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, नेट फोर्सेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन थ्री है इसको हम ये साइड जो है ये रिप्लेस कर देते हैं इस फॉर्म से। तो हम लिख सकते हैं टी ओवर डी टी इंटू पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आई। क्या किया हमने, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स फ्रॉम आवर manipulations on kinetic energy and the potential of a conservative force field we write। क्या किया है हमने, थर्ड इक्वेशन को, ये वाली जो राइट हैंड साइड थी ये फोर्स थी, यहाँ ये वाली साइड जो है राइट हैंड साइड फोर्थ इक्वेशन में ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया इसमें। तो अब हम कहते हैं कि ये जो टी ओवर डी टी इंटू पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट ये इक्वल है किसके, इम्बैलेंस्ड फोर्स के, नेट फोर्स के, जो कि एक्सप्रेस की जा रही है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। अब ये इक्वेशन 6 मार्क करें इसको और आ जाए वेरी फर्स्ट इक्वेशन पे, कौन सी, ये जो काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर रही है इक्वेशन। अब इसमें देखें कि एक्स आई नहीं है इस इक्वेशन में, एक्स आई डॉट तो है, एक्स आई नहीं है। अब अगर इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई तो वो जीरो होगा, अल्टीमेटली जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स आई विल बी इक्वल टू जीरो, पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स आई विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये हम कहते हैं कि क्योंकि टी में एक्स आई इन्वॉल्व नहीं है, एक्स आई के हिसाब से वो एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो आएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कभी भी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता, पोटेंशियल किसका फंक्शन होता है, पोजीशन का फंक्शन होता है। तो जब पोटेंशियल वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता तो इसका मतलब वो वेलोसिटी के हिसाब से कांस्टेंट कंसीडर होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होती, दैट इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो उसको जब हम पोजीशन के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो देगा, वो पोजीशन के हिसाब से कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी को हम कह देते हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो फिर हम कहेंगे कि अगर इसको हम विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी जो है वो डिफरेंशिएट करें तो ये भी जीरो देगा, ये जीरो देगा। अब हम कह देते हैं पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट इज इक्वल टू जीरो। इसको कह देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 7 है, इसको कह देते हैं इक्वेशन 8 है। और ये 6 जो है अब इसको हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं यूजिंग दी 7 एंड 8 इक्वेशंस। कैसे हम मॉडिफाई करेंगे, हम कहते हैं कि क्योंकि पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स आई इक्वल टू जीरो है तो ये हम कहीं पे ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली। इसी तरह पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट ये भी जीरो है, ये भी कहीं पे ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर ये इक्वेशन 6 उठाते हैं और इसमें यही सपोजिशन लगाते हैं कि जीरो की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन 6 को इस तरह से, डी ओवर डी टी इनटू पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल एक्स आई डॉट।
या फिर आप इसको लिख दें पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई डॉट इनटू टी माइनस वी। और जो ये पार्ट है इक्वेशन 6 का, ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस को हम क्या करते हैं, माइनस इनटू माइनस करके जो है वो एक नई शेप में लिखते हैं। तो माइनस यहाँ पे आया इनटू माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स आई आ गया यहाँ पे हमारे पास, और पार्शल टी ओवर पार्शल एक्स आई क्योंकि 0 के बराबर है, ये हम यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करते हैं ये टर्म। तो क्या हो जाएगा, माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई इंटू टी माइनस वी जो है वो 0 के बराबर आ गया। इसको कह देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 है। अब ये देखिए मैथमेटिकल वेट जो इस इक्वेशन 6 का है वही इस इक्वेशन 9 का है। क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है वो 0 है, और इनको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला। सो ये नई शेप आ गई है किसकी, इक्वेशन 6 की। अब T माइनस V डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। T माइनस V क्या है, डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये भी कोई एनर्जी ही होगी अल्टीमेटली। तो ये जो भी डिफरेंस होगा वो एनर्जी का होगा डिफरेंस, और उसको हम कह देते हैं दिस इज लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम। लैग्रांजियन क्या होता है, लैग्रांजियन इज डिनोटेड बाय L and it is expressed as the difference in the kinetic energy and potential energy of a system। इसको कह सकते हैं L is expressed as T minus V। T minus V, here T is kinetic energy, V is potential energy, और L जो है that is Lagrangian। याद रखना है Lagrangian और Lagrange इक्वेशन में फर्क होगा। Lagrangian जो है वो इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, और जो Lagrange इक्वेशन होगी वो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे वो आगे हम अगली एक्सप्रेशन में देखते हैं। इक्वेशन 9 takes the final form Lagrange equation in कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे t माइनस वी की जगह हम L प्लेस कर देते हैं और कहते हैं d ओवर डी टी इंटू पार्शल L ओवर पार्शल एक्स आई डॉट माइनस पार्शल ओवर partial xi into L, or we can say partial L over partial xi equals 0 equals 0। और ये जो शेप होगी इक्वेशन की, ये इस तरह से हम इसकी कंसाइज फॉर्म जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, d ओवर डी टी इंटू पार्शल L ओवर पार्शल एक्स आई डॉट माइनस पार्शल L ओवर पार्शल एक्स आई इक्वल 0। और ये इसको कह देते हैं दिस आवर इक्वेशन 10। और ये वन डायमेंशनल केस में, वन डायमेंशनल केस में इसको कहते हैं, अगर हमारा सिस्टम वन डायमेंशनल मोशन में है तो ये जो इक्वेशन है ये उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को कहेंगे लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन द वन डायमेंशनल मोशन। और अगर एक से ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो फिर हम यहाँ पे पार्शल L ओवर पार्शल आर आई डॉट ले आएंगे, पार्शल आर आई डॉट माइनस पार्शल L ओवर पार्शल आर आई। अब आर जो है वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी रख सकता है, तीन भी रख सकता है, डिपेंड करेगा कि प्लेनर केस है या स्पेशल केस ऑफ मोशन है, तो वो जैसे होगा अकॉर्डिंगली हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। सो दिस इज a derived form of Euler-Lagrange equation, or simply Lagrange equation of motion in analytical dynamics or variational mechanics। इसको हम आगे लेके चलेंगे। We will study the different types of systems under this equation of motion, Lagrange equation of motion। वो कौन कौन से systems आएंगे, उसमें एटवुड मशीन आएगी, उसमें बीट स्लाइडिंग ऑन अ वायर आ जाएगा, उसकी मोशन हम देखेंगे, डबल पेंडुलम को हम स्टडी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसी तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम को स्टडी कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारी हम जो सिस्टम्स हैं उनको देख सकते हैं अंडर दिस स्पेशल case of equation of motion, which is Lagrange equation of motion or Euler Lagrange equation of motion. That's all. Thank you.